Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. As you know, we have completed two part for the NCERT solution of the chapter judiciary, and today it's going to be the last part of the solution for the question. I hope last two parts you have seen and they are completely clear to all of you. In today's class, we are going to start from question number 8. So let us start now. Question 1 is asking from you. In what way can public interest litigation help the poor? हम लोगों ने पढ़ा था ना PIL, public interest litigation. जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? That if the people who are exploited, if they are not having the knowledge, if they are not able to reach to the judiciary, so on the behalf of those person who are the socialist people, who are working for the serving the society, they can put the petition in front of the court on the name of those person. मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि कोई जो पर्सन विक्टिम है ना, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो कोर्ट में जाएगा अपील करने के लिए, उसके नाम पे और पर्सन अपील कर सकते हैं, राइट? अब देखो यहाँ क्या होता है, अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि जो PIL है उसमें पुअर की हेल्प कैसे होती है? अब देखो, सिंस 1979 द कोर्ट हैज चेंज्ड द ट्रेंड फॉर द पुअर इन द सिचुएशन ऑफ केस. क्योंकि 1979 से हमारी कंट्री में क्या होना शुरू हो गया है, ये PIL बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे एक टाइप से पेटिशन के फॉर्म में जाना शुरू हुई है, राइट? अब देखो क्या है, द कोर्ट हैज चेंज द ट्रेंड फॉर द पुअर. अब कोर्ट ने भी ट्रेंड चेंज कर दिया. पहले क्या था, अगर आप विक्टिम हो तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने लिए अपील करने के लिए, मतलब आप अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? बट 1979 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ. यहां पे क्या हुआ है, इफ द केस वाज फाइल्ड बाय अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन. इसमें क्या बोला गया कि अब आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्सप्लॉइटेड हो तो आप ही जाओगे कोर्ट में, बल्कि अगर क्या है कि अगर किसी और आपके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो आपके नाम पे कोई और पर्सन भी पिटीशन डाल सकता है. समझ आया? उसके अलावा दिस केस इन्वॉल्व an important issue of public interest which involve the betterment of life conditions of the poor. और देखो अब अगर लोगों को ये दिखने लगा ना कि अब ऐसे लोग हैं जो औरों के नाम पे पिटीशन डाल रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस देखो क्या होगा. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहते हैं. तो जब वो लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है या फिर बहुत सारे लोगों के राइट्स स्नैच हो रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या मिल जाएगा, ऐसे में लोग पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि वो मैटर किसी एक पर्सन का नहीं है, मान लो एनवायरमेंट के नाम पे पिटीशन जा रही है, एनवायरमेंट किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में केस कौन से इन्वॉल्व हुए जिनका इंपॉर्टेंस है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड. और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें लाइफ की कंडीशन को, पुअर पीपल की लाइफ की कंडीशन को बेटर बनाना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द राइट टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी. समझ आया? इसीलिए PIL में इन्वॉल्व होता है कि हम वो वाले केसेस इन्वॉल्व करें जिससे पुअर पीपल की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो जाए, राइट? इवन द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सॉ जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ द पुअर. इसके अलावा फिर भी क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना, वॉलंटरी एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी क्या कर सकती है, जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकती है. अब मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लिया राइट से रिलेटेड कोई बन गई, वुमेन से रिलेटेड कोई बन गई, सो दे विल बी पुटिंग द पिटीशन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना. तो जुडिशियल इंटरवेंशन को इंपॉर्टेंटली कंसीडर करवा देती है, उसको इंटरवेंशन को रिक्वायर्ड कर देती है. किसके लिए? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ द पुअर पीपल है, राइट? अब देखो PIL क्यों जरूरी है, बिकॉज PIL इज अ टूल, वेपन है ये फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म विच इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग स्पेशली ऑफ विमेन, बॉन्डेड लेबर, ग्रीवेंसेस ऑफ वीकर सेक्शन एंड रिलीफ फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन जेल एटसेट्रा. अब देखो जुडिशियल रिव्यू क्यों जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू नहीं, सॉरी PIL. अभी PIL क्यों जरूरी है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं क्या इंश्योर कर दिया हमारी कंट्री में, इसने कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी के ऐसा पार्ट था ना जो खुद के लिए नहीं फाइट कर सकते हैं, तब उन्होंने क्या बोला कि अब उन्होंने बोला कि जुडिशियल एक्टिविज्म. अब देखो PIL की वजह से मान लिया कोर्ट में कोई केस गया, अब जुडिशरी क्या करेगी, अब जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, तो जिसको क्या बोलेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलेंगे. और इसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें एक टाइप से इंश्योर हो गई हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी स्पेशली विमेन के रिगार्डिंग, वो स्टॉप हो गई है. बाउंड्री लेबर मतलब जैसे क्या होता था कि जबरदस्ती काम करवाते थे या फिर एग्रीमेंट करवा लिया कि इतने दिन तक आप हमारे यहाँ एक एज अ स्लेव वर्क करोगे, और उसको क्या किया जाता था, एज एन ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट किया जाता था, राइट? जो वीकर सेक्शन है
उसको कुछ राइट्स नहीं मिले हुए थे, तो उनके बेनिफिट्स के लिए इस पीआईएल ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया। और इसके अलावा जो ट्रायल प्रिजनर्स हैं, हम लोगों ने केस पढ़ा था ना कि पर्सन को कोर्ट में नहीं लेके जाया जाता और उसकी वजह से उसके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ऐसे में अगर इन सारे के सारे ग्रुप्स के, चाहे वो फीमेल हैं, चाहे वो हमारी कंट्री का वीकर सेक्शन है, चाहे वो एनवायरमेंट है, या फिर जो पीपल है ट्रायल के अंडर है जो कोर्ट में, तो उन सभी के राइट्स को अगर प्रोटेक्ट करके रखना है, सो फॉर दैट पीआईएल इज वर्किंग एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, राइट। उसके अलावा एग्जाम्पल जैसे कैसे, जैसे हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस, a petition was filed by an advocate in favor of many prisoners in Bihar who spent long years in jail and released after the Supreme Court heard the case। क्योंकि देखो आप लोगों ने एग्जांपल्स पढ़े थे ना चैप्टर में, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो केस हुआ था कौन सा, हुसैन आरा खातून का, जिसमें क्या हुआ था कि लोगों को उतनी पनिशमेंट मिल चुकी थी जितनी के लिए जितनी वो डिजर्व करते थे, बट फिर भी क्या हुआ था, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा था, समझ आया। और उन लोगों को फिर क्या करना पड़ा, बहुत सारे ईयर्स, मतलब अपने क्राइम से कहीं ना कहीं ज्यादा उन लोगों को पनिशमेंट मिली हुई थी, समझ आया। तो अगर पीआईएल्स होती नहीं तो ऐसे केसेस हमारे सामने आते ही नहीं, राइट। सो दिस पर्टिकुलर पीआईएल स्पेसिफिकली इट हैज वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी, राइट। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स which can be solved by the intervention of the Supreme Court after filing public interest litigation। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पुअर लोगों की, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम उनको सोल्व कर सकते हैं विद द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और किसके थ्रू, थ्रू द पीआईएल्स ओनली, राइट। आई होप यहां तक आपको कंप्लीटली क्लियर है। 8th क्वेश्चन इज डन। नाउ वी आर कमिंग ऑन 9th क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव? व्हाई? अब देखो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस टू टर्म्स आर देयर। अब देखो जुडिशियल रिव्यू का तो मतलब आपको क्लियर पता है, जहां जुडिशियरी रिव्यू कर रही है, राइट। लेकिन एक्टिविज्म देखो एक्टिव वर्ड से है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी क्या कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन द एरियाज ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, बट एक्टिविज्म में क्या करती है, वो अपनी जजमेंट्स के थ्रू, अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू अपनी वर्डिक्ट को एज अ लॉ इंप्लीमेंट करवाती है, राइट। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट है उसकी वजह से हमारी जुडिशरी और हमारी एग्जीक्यूटिव में कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है। अब देखो, यस द जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ऑफ कोर्स डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, हमारी कंट्री का बहुत लार्ज इंपैक्ट होता है हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब वो देखो किस सेंस में होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर इजी बाय मेकिंग इट फ्री एंड फेयर, है ना। क्योंकि जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम इजी हो जाता है, राइट। उसके अलावा क्या हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा फ्री और फेयर बना देता है, क्योंकि वो फिर क्या करेगा, कोई ना कोई एक्टिविज्म के थ्रू कोई ना कोई लॉ बनाएगा कि ऐसे इस मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए, राइट। उसके अलावा क्या हो सकता है, the court guided the candidates to file an affidavit which gives details of the asset and income along with the education qualification to let the voters know them and to make executive much more accountable। आपसे बोला गया है कि अब देखो क्या है, और इसका आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है कि अब देखो, जैसे मान लिया इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में तो जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या काम हुआ कि उसने इलेक्शन प्रोसीजर को ज्यादा फ्री और फेयर बना दिया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि जो हमारी कंट्री की जो अब जैसे मान इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिल होते हैं कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर फाइटिंग द इलेक्शन और नॉट। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, पहले लोगों से एक एफिडेविट फिल करवाया जाता है जिसमें उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उनकी इनकम की, उनकी पर्सनल एसेट्स की, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। और ये क्यों होता है, ताकि हम एक्चुअल में उनकी इंफॉर्मेशन को गेन कर सके कि वो उन लोगों के पास क्या क्या सोर्सेज हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो दैट वी कैन मेक आवर एग्जीक्यूटिव मोर अकाउंटेबल, राइट। और इसका और देखो क्या हो सकता है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, दिस गिव आर डिससैटिस्फैक्शन टू द कैंडिडेट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेकिन देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव चीजें देख ली है ना, कि इलेक्शन सिस्टम हमारा फ्री और फेयर हो गया, लोग ज्यादा अकाउंटेबल हो गए क्योंकि हमने उनकी सारी की सारी डिटेल्स को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब देखो क्या होता है, अभी डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि अब देखो जो काम लेजिस्लेचर का वो काम जुडिशरी कर रही है ना, राइट, समझ आया। क्योंकि देखो इसने जो लाइन थी ना, हम लोगों ने क्या किया है,
हम लोगों ने पावर का डिवीजन किया, क्लियर कट डिवीजन किया, लेकिन इस सिस्टम ने, जुडिशियल एक्टिविज्म के सिस्टम ने क्या कर दिया, उस लाइन को ब्लर कर दिया। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की लाइन थी ना, कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उसको इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन करना, राइट, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वजह से जो लाइन थी ना दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नैरो हो गई या ब्लर हो गई। अब ये लोगों को पता ही नहीं कि एरिया किसका है, राइट, ऑन दी वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन दी अदर। मतलब अब एरियाज में जुडिशरी ऐसे इंटरफेयर कर लेती है जैसे उसी का जुरिस्डिक्शन है। द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग इश्यूज व्हिच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव। ऐसे केसेस में भी जुडिशरी इन्वॉल्व होती है जो जुडिशरी के है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों ने जब डिवीजन किया तो हमने क्या किया, स्पेशली एरियाज डिवाइड कर दिए, लॉ बनाने का एक को दे दिया, एग्जीक्यूट का एक को दे दिया, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन का एक को दे दिया। बट अब क्या हो रहा है, जुडिशरी सिर्फ लेजिस्लेचर के एरियाज में इंटरफेयर नहीं कर रही है, बल्कि एग्जीक्यूटिव के एरियाज में भी इतने एक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, और बल्कि उन एरियाज में डिसीजन दे रही है जो बिलोंग ही करते हैं एग्जीक्यूटिव से। समझ आया? सो रिड्यूसिंग एयर ऑन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोगों को चैप्टर में बताया था कि जैसे मान लिया क्या होता है कि हमारी कंट्री में दिवाली फेस्टिवल आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनवायरमेंट के पोल्यूशन को लेके हमारे जुडिशरी क्या करेगी, ये बोल देगी कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक की फ्रीडम है ना, और वो चीजें एज अ लॉ वर्क करेंगी। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, बट वो लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का था, राइट। तो इसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, जो डिस्टिंक्शन था, डिवीजन था पावर्स का, उसको कहीं ना कहीं नैरो बना दिया। आई होप समझ आया। अब देखो, जैसे रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म इज नॉट द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशरी का टास्क है ही नहीं, वो साउंड पोल्यूशन को चेक करे, वो केसेस, करप्शन के केसेस को चेक करे, है ना, और उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी का काम नहीं ना, उसका काम तो जजमेंट देना होता है, राइट। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर आए, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मतलब हम लॉ बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो काम किसका होना चाहिए, दैट शुड बी द वर्क ऑफ आवर लेजिस्लेचर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी ड्यूटीज या तो लेजिस्लेचर की हो सकती है या फिर एग्जीक्यूटिव की हो सकती है। सो हेंस समटाइम्स जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ऑल्दो जुडिशियल एक्टिविज्म हमारी कंट्री में जुडिशरी को कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव बना रहा है, राइट, और कहीं ना कहीं हमारी लेजिस्लेचर भी, हमारी एग्जीक्यूटिव भी ये फील करती है कि उनकी पावर्स के ऊपर भी कुछ है, कोई कंट्रोल है। लेकिन ऐसा सिस्टम कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का एरिया डिफाइन नहीं रहता है, और जब डिफाइन नहीं रहेगा तो फिर एग्जीक्यूटिव को क्या लगेगा बार बार कि उसके एरियाज में जुडिशरी जानबूझ के इंटरफेयर कर रही है। और जब ऐसी फीलिंग आएगी तो जो हार्मनी होनी चाहिए ना, जो बैलेंस होना चाहिए बिटवीन दीज ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं धुंधला हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा, वो ब्लर हो जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट sometimes we are able to see, because of judicial activism, executive is not satisfied, right, because it is able to think कि हमारे एरियाज में जस्ट इंटरवेंशन है, क्योंकि जुडिशरी को ज्यादा पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसलिए वो क्या कर रही है, हमारे एरियाज में इंटरवेंशन कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है। समझ आया? आई होप टिल 9th क्वेश्चन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद देखो, लास्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ इज जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल एक्टिविज्म फंडामेंटल राइट से कैसे रिलेटेड होता है? उसके बाद, हैज इट हेल्प्ड इन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या इसने फंडामेंटल राइट्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करी है? अब देखो, हमारी कंट्री में स्पेशली आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं 6। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजंस। राइट्स में आप सभी को पता है, हम लोगों ने राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर बड़े डिटेल से डिस्कस किया है। सो हमें 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए। अब आपसे पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका और जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई कनेक्शन है? सो देखो, ऑल द सेट दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सबको पता है, हमने पढ़ा था दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 32 इट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं होगी कोर्ट्स में जाने की, राइट, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, 226 के अंडर हम कहां जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं बाय द आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
क्यों? क्योंकि इसमें आप जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट डिफरेंट टाइप के रिट्स इश्यू करता है ना, बाय प्रोवाइडिंग द रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन एंड कर्टियररी, ये सारी की सारी रिट्स इश्यू करता है हमारी कंट्री की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारी कंट्री के आर्टिकल 13 में मेंशन है कि अगर हमारी कंट्री में कोई लॉ बनता है तो वो लॉ क्या होना चाहिए? इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी जुडिशरी क्या करेगी? उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी और फिर ये नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, राइट? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, राइट? अब पावर क्या है जुडिशियल रिव्यू की? कि वो क्या करते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं क्या बचाता है? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, हैंस जुडिशरी इज इनेबल टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली। क्योंकि देखो अगर जुडिशियल एक्टिविज्म होगा तो क्या हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो एक्टिविज्म के थ्रू हमारी जुडिशरी उसमें इफेक्टिवली इंटरफेयर कर सकती है ऑन दी कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ सिटीजंस एज वेल, और राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। So the practice of entertaining the public interest litigation has also further added to the powers to the judiciary in protecting the rights of the citizens. अब देखो जैसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ा 1979 के बाद PIL का चलन एक टाइप से बहुत ज्यादा बढ़ गया, PIL बहुत ज्यादा यूज में आना शुरू हो गई। अब जब PILs बहुत ज्यादा यूज में आएंगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? हमारी जुडिशरी प्रोएक्टिव हो जाएगी, और जब जुडिशरी प्रोएक्टिव होगी तो वो क्या देगी? फिर जजमेंट्स देगी ना कि ये आपने ऐसे किया, इट शुड बी इन दैट मैनर, इट शुड बी इन दैट मैनर, राइट? तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी चीजें जुडिशरी की पावर में ऐड होती चली जाएंगी और फिर ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। समझ आया? तो मतलब कहीं ना कहीं जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना वो सिटीजन्स के राइट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ PIL वी हैव सीन इट। क्योंकि जब जब PILs आती हैं तो हमारी जुडिशरी और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो अब देखो जैसे कौन कौन सी रिट्स होती है? हैबिस कॉर्पस, इसमें मतलब इफ समबडी इज टेकन इनटू कस्टडी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ, द डिटेनर इज ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिटेन्स बिफोर द कोर्ट। मतलब इसमें क्या होता है? स्पेशली इन सिंपल टर्म्स, अगर पर्सन को अरेस्ट कर दिया तो उसको अरेस्ट करने का चांस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, पहली बात तो ये। और उसको अगर अरेस्ट किया भी गया है तो उसको जो अरेस्ट करने का रीजन है उसके लिए आप उसको विद इन 24 आवर्स कोर्ट्स में लेके जाओगे और नियरेस्ट कोर्ट में लेके जाओगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ये चेक किया जाए जो बेस है अरेस्ट का वो फाइन है या नहीं। अगर वो करेक्ट नहीं है तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। दिस इज हैबिस कॉर्पस। फिर आपका मेंडेमिस, ये क्या होता है? इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू द लोअर कोर्ट ऑफिशियल। ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट इश्यू करेगा लोअर कोर्ट्स को। ये क्यों करेगा? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पिटिशनर एंड टू गेट ड्यूटीज डन बाय अथॉरिटी अगेंस्ट हुम रिट इशू इज इशूड। और ये क्यों होता है? ये पिटिशनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? एंड टू गेट ड्यूटीज डन। और देखो क्या बताएगा कि मतलब आपकी ड्यूटी है भाई, आपका टास्क है, करो इस काम को। तो मेंडेमिस बेसिकली अपनी ड्यूटीज को याद कराने के लिए होता है। अब इसमें मतलब जिसके लिए पिटीशन गई मेंडेमिस के अगेंस्ट, मेंडेमिस के थ्रू, तो अब फिर क्या होगा? अब पिटिशनर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसमें क्या बोला जाएगा? जिस अथॉरिटी के अगेंस्ट वो हुई है, वो पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? दैट डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर जुरिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू योर अथॉरिटी। समझ आया? क्लियर यहां तक? उसके बाद क्यू वारंटो, देखो क्या होता है? देखो क्यू वारंटो कि वो आपने क्यों किया, वो वर्क किस अथॉरिटी से किया। अब देखो इसमें इश्यू टू इंडिविजुअल हु हैज assumed a public office। उसके अलावा थ्रू दिस रिट द पर्सन इज आस्क्ड टू होल्ड द सेड ऑफिस। मतलब आपने कोई वर्क किया तो क्यों किया भाई? किस अथॉरिटी के साथ वो वर्क आपने कर दिया, राइट? यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट। क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, स्पेशली उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना होता है। अब प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन मींस मना करना किसी को किसी चीज से, राइट? अब इसका क्या होता है? इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। मतलब मना कर दो किसी चीज के लिए। ये कब इश्यू होगी? व्हेन ईदर द लोअर कोर्ट एक्सरसाइज द पावर बियॉन्ड इट्स लिमिटेशन। मतलब प्रोहिबिट करो भाई उनको, आपका एरिया नहीं है। आप मान लो कोई ऐसा वर्क करते हो फॉर बीइंग अ स्टूडेंट जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपके टीचर्स आपको क्या कर सकते हैं? प्रोहिबिट कर सकते हैं ना उस काम को करने से। तो इन द सेम मैनर हमारी कंट्री में हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, फॉरम है पिटिशन डालने की, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उनको ऑर्डर दे सकता है, उनको बता सकता है कि आपने जो वर्क किया है वो आपकी लिमिट से बाहर है, तो उसको प्रोहिबिट करो, उसको बंद करो, मत करो, राइट? उसके बाद आपका कर्टियररी। कर्टियररी क्या होता है? इसमें देखो नीचे से केसेस को ऊपर बुलाया जाता है। अगर मान लिया हाई कोर्ट में मान लिया कोई केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये केस ना सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चेक होना चाहिए,
इसमें कुछ ऐसा इशू है, ऐसा कोई कंसर्निंग पॉइंट है जिसको डिस्कस होना चाहिए हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में, तो उन केसेस को नीचे से ऊपर मंगवाएंगे। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से अपने पास मंगवा सकते हैं। अब देखो, इशूड अलोंग विद द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये क्या होता है? आ हायर कोर्ट ऑर्डर्स आ लोअर कोर्ट टू सेंड आ रिकॉर्ड्स कंसर्न विद द केयर देयर विद टू द फॉर्मर। इसमें बेसिकली यही होता है कि जो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगवाएंगे कि ये केस आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इसलिए इसको हमारे पास भेज दो। उसके बाद हम उसको चेक कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपने पास केसेस मंगवा सकता है ताकि वो चेक कर सके कि उसमें कौन सा इश्यू बचा हुआ है, क्या उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? केसेस नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, फाइन। बट बेसिकली इसमें क्या चेक किया जाता है? ये चेक किया जाता है प्रॉपरली, क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर उलझा हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा वर्डिंग है जिसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं, तो उसका कौन सा मीनिंग होना चाहिए, किस बेस पर डिसीजन होना चाहिए, उस चीज के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, फाइन। नाउ फाइनली द चैप्टर इज ओवर विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। I know questions were long also and you can say thinking based questions were also there in this chapter, but I hope आपको clear है all the 10 questions, although we have done it in 3 parts so that easily you can understand it, and I hope all these 3 parts are completely clear to all of you. But even now if you are having any doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. From the next video we are going to start next chapter. Till then, keep learning and keep revising, stay connected, and if you like the video you can press the like button also and subscribe the channel for the more videos like this. Okay, so we will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you, thanks a lot.